हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो कल की न्यूज़ के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं इसी पर्टिकुलर इश्यू को लेके जो एफआईयू ने एक नोटिस जारी किया है। तो सब लोग पैनिक हैं, अब क्या होगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना है। ठीक है। जनरली देखो ऐसा होता है कि जैसे ही मार्केट में एक निगेटिव न्यूज़ आती है, इन्फ्लुएंसर उसमें और भी ज़्यादा हवा देते हैं, उसको और भी ज़्यादा मसाला डालते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है। ठीक है। आप पहले उसके मायने समझो और उसके बाद आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आप उनको लो। सबसे पहला काम आपको जो करना नहीं है वो है पैनिक नहीं करना है। ठीक है। आप परेशान मत हो, हर चीज के मतलब अल्टरनेट मेथड होते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप पहले उसके मायने समझो। जैसे वो एक सो कॉज नोटिस है। सो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण बताओ, यानी आपने इस रूल के लिए कॉम्प्लाई नहीं किया, आप इसका कारण हमें बताओ। अगर वो नहीं बताते हैं, नहीं कॉम्प्लाई करते हैं, तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। एक्शन क्या लिया जाएगा, उनके यूआरएल ब्लॉक करा दिए जाएंगे। अगर यूआरएल ब्लॉक होते हैं तो उसका भी तरीका है। देयर सो मेनी वेबसाइट जिनके यूआरएल ब्लॉक है इंडिया में। ठीक है। एंड पर्सनली आप सब लोग जब भी चाहो उनको एक्सेस कर सकते हो वीपीएन से। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट वेबसाइट, पॉर्न वेबसाइट, कितनी सारी हैं जो मतलब पॉपुलर है और बैन इंडिया में। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उनको एक्सेस करना चाहे कर सकता है। ठीक है। हालांकि अगर ऐसा होता है जैसे चाइनीज ऐप के केस में आपने देखा था कि वो प्ले स्टोर से हटवा दिए थे और उनको एक्सेस करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। उस केस में ऐसा हो सकता है कि इनके ऐप भी बाद में हटवा दिए जाए। तो आप अभी रिलैक्स होकर आराम से जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उनको फॉलो करो। आप अपने असेट्स को अपने जो सेल्फ कस्टडी वाले वॉलेट है उनमें ले आओ। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, ये हॉट वॉलेट्स हैं। आपका हार्डवेयर वॉलेट आपका कोल्ड वॉलेट है। तो पहली प्रेफरेंस आपका हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए। हार्डवेयर वॉलेट के केस में आप ऐसा वॉलेट चूज करो जो आपके बजट में भी फिट हो और सेफ भी हो। जैसे उदाहरण के तौर पे लेजर काफ़ी महंगा आता है और रिसेंटली ही वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था जब एक बग की वजह से उस ड्यूरेशन में जिसने भी डी एप्स के साथ इंटरेक्ट किया उनके असेट पे प्रॉब्लम आई और मतलब उनमें असेट चोरी हुए थे उनके। ठीक है। ऐसा चूज करो जो सेफ हो और जिसमें आपका बजट भी बैठे, फिट बैठे। अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट नहीं है, अभी आप ऑर्डर करोगे तो इतना ज़्यादा एकदम से डिमांड हुई है ना कि वो जनवरी फर्स्ट टू सेकेंड वीक तक तो नहीं डिलीवर करेंगे, उसके बाद ही आपको डिलीवर होगा। उस केस में क्या करना है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को अफोर्ड नहीं कर सकते तब आपको क्या करना है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर रेगुलेटरी ये जो इश्यूज हैं आगे चल के बढ़ते हैं, ठीक है, उस केस में क्या करना है वो भी हम अभी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर वॉलेट में आपको कौन सा प्रेफर करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार देखोगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे आप देखोगे। सो ये इसका गाइड फॉर हार्डवेयर वॉलेट, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस पिन कमेंट में डाल दूंगा ताकि आपको ईजी रहे इसको एसेस करना। कौन से पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि सही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक करना, सही नेटवर्क चूज करना, पहले टेस्टिंग अमाउंट ही करना, छोटा अमाउंट से पहले आप डिपॉजिट कर लेना हार्डवेयर वॉलेट में, फिर विड्रॉ कर लेना, दोनों प्रोसेस सही रहते हैं तभी करना। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स उसमें हाईलाइट किए। आप एक बार देखोगे आपको बेटर रहेगा कि आप कोई फंडामेंटल मिस्टेक ना करो। ठीक है। अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट में आने में टाइम है प्लस आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, उस केस में आपको हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क को प्रेफर कर सकते हो। उस केस में आप एक ही वॉलेट में नहीं करोगे, ये बात ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एसेट एक वॉलेट में करने के बजाय आप 4-5 वॉलेट क्रिएट कर लो। जैसे मान लो आपने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया, उसी में चाहो मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक ट्रस्ट वॉलेट सेटअप कर लो, एक मेटामास्क सेटअप कर लो, एक सेवपाल सेटअप कर लो, इस तरह से मल्टीपल भी कर सकते हो। अपने असेट को स्कैटर कर दो अलग अलग वॉलेट में। और उसका रीजन ये बता रहा हूँ, हॉट वॉलेट ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है उनमें फिशिंग लिंक के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो जाने का। ठीक है। उस केस में अगर कभी गलती से भी आपसे होगा, बेशक अगर मार्केट में एक्टिव हो गए तो आपको इन चीज़ों की समझ होगी, गलती से भी अगर हुआ तो एक ही वॉलेट कॉम्प्रोमाइज होगा, सब नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको एक पे रिलाई नहीं करना है, मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर लेने। दूसरा, उनका प्रॉपर बैकअप लेना है। आप अपने ड्राइव में या कहीं पे ऐसे प्लेस पे और मल्टीपल जगह पे बैकअप ले लोगे ज़्यादा बेहतर है। यानी आप पेज पे भी लिख के अच्छी तरह रख लो डायरी वगैरह में, और अपने हार्डवेयर जो सॉरी सॉफ्टवेयर मतलब ट्रस्ट वॉलेट उसका जो फ्रेजेस है उसका स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के आप अपने ड्राइव में भी ऐड कर लो, तो मल्टीपल जगह पे कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अनदर जो चीज़ आपके माइंड में आ सकती है कि जो वेब3 वॉलेट्स है, फॉर एग्जांपल बाइनेंस का वेब3 वॉलेट है, गेट का वेब3 वॉलेट है, उसके केस में क्या करना है, वहां पर फंड सिक्योर है। फंड तो सिक्योर है लेकिन बस दिक्कत वहां पे ये आ सकती है, हो सकता है इन ऐप को एक्सेस करना बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो उस केस में आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओ। तो बेटर रहेगा आप उनके बजाय
नॉन कस्टोडियल जो अदर वॉलेट्स हैं उन पे रिलाई करो, और वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अनदर थिंग, कौन से नेटवर्क आपको मतलब इससे शुरू में चेक करना है, जैसे कोई मतलब असेट है, अब वो BEP20 नेटवर्क पर अवेलेबल है तो उसकी विड्रॉल फीस कम होगी, लेकिन चेक कर लेना अगर उसमें स्लिपेज होगा तो बहुत ज़्यादा फीस लग जाएगी। उदाहरण के तौर पे बेबी डॉजकॉइन, अगर आप उसको एक्सचेंज से विड्रॉ करते हो, क्योंकि उसमें स्लिपेज है तो इस वजह से स्लिपेज प्लस वो ऑन चेन विड्रॉल की फीस जो एक्सचेंजेस की अपनी रहती है, कस्टम डिफाइन करके रखते हैं, वो भी लगेगी, तो इसकी वजह से उसका 10% कटता है। तो इससे बेटर होगा उसको वहीं पे सेल करके और अपना USDT बाहर ले लो। या ऐसे एसेट जो सिर्फ इथीरियम के नेटवर्क पर अवेलेबल है, उनके केस में क्या किया जाए, अगर ऐसा कोई एसेट है जो इथीरियम के नेटवर्क पे ही है, तो ऑब्वियसली विड्रॉल फीस मिनिमम $6-7 से कम नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी, 12 तक चली जाती है। उस केस में आप, अगर वो आपका फ्री बैग है, या फिर आप उस असेट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो, 1 साल मिनिमम होल्ड करने का अगर आपका प्लान है, तो ही आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर करें। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के तौर पर टारगेट किया है, बेटर आप उसे सेल करके किसी दूसरे कॉइन से वही चीज अचीव कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सो दैट इज द थिंग विच यू नीड टू डू। बाकी कुछ चेन ऐसी हो सकती हैं जो हो सकता है कि आपके हार्डवेयर वॉलेट में सपोर्टेड ना हो। ठीक है। स्पेशली लेजर के केस में बहुत ज़्यादा आता है, छोटे कॉइन्स को सपोर्ट नहीं करता और सारे कॉइन सपोर्ट नहीं करता। सिपपाल में बहुत ज़्यादा कॉइन सपोर्ट करता है, इवन जो छोटे छोटे कॉइन है लाइक NFT भी है, जो हम काफ़ी टाइम डिस्कस करते रहते हैं जिसको, इवन वो भी सपोर्टेड है। जस्ट जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में अपने कॉन्ट्रैक्ट से इंपोर्ट कर लेते हैं टोकन को, वैसे उसमें भी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपने परपेचुअल पोजीशन बना रखी है तो बेटर होगा कि आप उसको क्लोज कर दो। और अगर आपको ओपन करनी है तो बहुत सारे डिसेंट्रलाइज परपेचुअल वाले प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। आप एक्सप्लोर करो कौन सा आपके लिए बेटर रहता है, और जो असेट आप टारगेट कर रहे हो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी परपेचुअल पोजीशन ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आप फर्दर क्या करोगे, जैसे इसमें एक और डाउट आ रहा था काफ़ी लोगों को, कुछ एक्सचेंजेस का नाम नहीं लिया है, जैसे बाईबिट का नाम नहीं लिया है, या कुछ अदर एक्सचेंजेस जिनका नाम नहीं लिया है, तो उस केस में क्या बेटर रहेगा कि अपने एसेट उस एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर दो? नहीं रहेगा। अभी हाल फिलहाल में नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं लेंगे। ठीक है। बेटर रहेगा कि आप सेल्फ कस्टडी ही प्रेफर करो। कभी MEXC का फर्ज शुरू होता है, कभी बाइनेंस का फर्ज शुरू होता है, कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, सबका सोल्यूशन एक ही है, हार्डवेयर वॉलेट। सो बेटर होगा कि आप अपना हार्डवेयर वॉलेट प्रेफर कर लो, ताकि आगे भी जितनी भी दिक्कत आएंगी आप उससे पूरी तरीके से इम्यून रहें। नेक्स्ट थिंग, एक और लिस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि ये जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं जो कंप्लाई करते हैं PML एक्ट को, और उसमें आप चाहो तो अपने फंड रख सकते हो, बट उनमें रखना नहीं। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों। ये जो PML एक्ट है, देखो अगर इनमें बाद में कभी दिक्कत भी होगी, एक और माइंड में सवाल आता है, मान लो कोई व्यक्ति मतलब इस तरह से बाद में ऐसे सोचने लगे कि ये एक्सचेंज डेटा शेयर करते हैं अथॉरिटीज़ के साथ, तो हम फंस जाएंगे, हमारा ट्रैकिंग रिकॉर्ड होगा कि हमने इतनी ट्रांजेक्शन्स करी एंड ऑल दैट। देखो PMLA एक्ट में इसके ऊपर एक वीडियो थी ना, टैक्स और TDS और इसके ऊपर बनाई थी डिटेल में, आप उस वीडियो में देखना, डिटेल में हमने डिस्कस किया है PMLA के एक्ट को पूरा पढ़ के। उसमें मेंशन है कि जब 30 लाख से ज़्यादा का मैटर होता है तब PMLA उस पर एक्शन लेता है। ठीक है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन पे एक्शन लिए जाते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वो अंदेशा होता है, और उन केसेस में मतलब जो रेगुलेटरी जो एक्शन है वो लिए जाते हैं। सो 30 लाख से ऊपर है अगर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, देन यू माइट टू थिंक अबाउट इट कि आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए टैक्स और TDS का। अगर उससे कम है तो इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। दैट्स द फर्स्ट ग्लांस थिंग। उसके बाद ये जो एक्सचेंज है, जैसे CoinDCX है, WazirX है, CoinSwitch है, JetPay है एंड मच मोर, इन पे इसलिए नहीं रखना है क्योंकि देखो आपका फिर पूरी बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगी, स्पेशली द फाइनेंशियल रिकॉर्ड वो पूरा, और इन पे आपको TDS भी देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, एंड ट्राई टू अवॉइड एट द मोमेंट एंड प्रेफर सेल्फ कस्टडी। ठीक है। बाकी और भी बहुत डिटेल में बोल सकता हूँ, बट अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे से ज़्यादा नहीं कह सकता। सो जो समझदार है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर जो लोग परेशान है कि मतलब अब आगे क्या होगा, व्हाट वी कैन डू फर्दर, आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर सेंट्रल एक्सचेंज बैन भी हो जाते हैं तो डिसेंट्रल एक्सचेंज पे जाके सेल कर सकते हो। बहुत सारी डिसेंट्रल एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने एसेट्स को सेल नहीं कर पाओगे। उसके अलावा भी मान लो ऐसा होता है कि डिसेंट्रल एक्सचेंज में वो सपोर्टेड नहीं है, अगर सपोर्टेड नहीं होगा तो बहुत सारे क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, एंड इवन मैंने कुछ यूज़ भी किए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आप किसी भी चेन का कोई कॉइन किसी भी दूसरे चेन पर आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। हालांकि उनके लिए भी उनको किसी न किसी डेस्क से ही लिक्विडिटी को एक्सेस करना पड़ता है, बट ईजिली हो जाता है, मतलब सब चीज़ के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट थिंग, PMLA एक्ट में जो इश्यू है वो 30 लाख का है, वो ध्यान रखना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। एक और चीज़ माइंड में आती है कि अगर बाद में जब मान लो ये आपको कन्वर्ट भी करना हो INR में, तो कैसे करोगे, व्हाट विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन।
P2P ही बेटर रहेगा, लेकिन P2P फिर ऐसा समझो ट्रस्टेड पर्सन से ही करना। और इसमें जो एक्सचेंजेस हैं मे बी उस टाइम तक ये अपना P2P बंद कर दें या P2P सर्विस उनकी अवेलेबल ना हो, ऐसे इश्यूज आगे चल के आ सकते हैं, बट जब वो आएंगे तब हम उनको देखेंगे। एट द मोमेंट आप जो प्राइमरी टास्क है, आपको अपने असेट सेफ प्लेस पे ले जाने हैं, इस पे फोकस करो। जब ये हो जाता है, बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम टेंशन ले लेंगे और नेक्स्ट टाइम उनको आराम से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग, एक और चीज़ मैंने मेंशन करी थी कि बिल्कुल जैसे जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब पैसिव इनकम सेटअप का जो एक वीडियो था, मैंने उसमें ये चीज़ हाईलाइट की थी। थोड़ा बहुत अपना टैक्स का रिकॉर्ड रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत इनकम आप ऐसे सोर्सेज से भी शो करो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली यहाँ से, बेशक P2P से पैसा निकाला, बट थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा बहुत FD कर दिया, या ऐसे सेफ सेट में डाल दिया जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है, प्लस आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, जिससे थोड़ा बहुत वहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो कर सको। बेटर रहेगा अगर आपके पास पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ऐसे रिकॉर्ड जनरेट कर लो, ज़्यादा बेटर है। अगर छोटा पोर्टफोलियो है तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, घबराना है नहीं है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उनको लो, बाकी की चीज़ बाद में देखी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।